वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 47। आज इस वर्कशीट में हम चैप्टर 5 की पुनरावृत्ति करेंगे। चैप्टर 5 आपका कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। तो बच्चों, आप सभी ने पढ़ा है कि कोशिका क्या होती है? क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है जीवन की, क्योंकि जीवों में सभी कार्य और संरचना कोशिका प्रदान करती है। जीव दो प्रकार के होते हैं। जीवों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव। एक कोशिक जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम। बहुकोशिक जीव क्या होते हैं बच्चों? जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लाखों कोशिकाओं से मिलकर मानव जीवन या मानव का शरीर बना होता है। तो ऐसे जीवों को हम बहुकोशिक जीव कहते हैं। बहुकोशिक जीव के उदाहरण हैं सभी पादप, जंतु और कवक या फंजाई। ये सभी बहुकोशिक जीव हैं। अनेक प्रकार की जब अनेक कोशिकाएं मिलकर विभिन्न कार्य करती हैं तो क्या बनते हैं? बहुकोशिक जीव। संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं संरचना के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? दो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सरल कोशिकाएं होती हैं, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। इन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, जैसे बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक कोशिकाएं ये जटिल कोशिकाएं होती हैं, इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है और कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। सभी पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं बहुकोशीय जीवों की कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। कोशिका झिल्ली से जल का विसरण परासरण कहलाता है। परासरण क्या होता है बच्चों? परासरण का मतलब है कोशिका झिल्ली द्वारा जल का विसरण, जिसे हम परासरण कहते हैं। परासरण के आधार पर हम कोशिका सांद्रता के आधार पर, विलयन की सांद्रता के आधार पर हम कोशिका पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार विलयनों को तीन प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, अल्प परासरण दाबी विलयन। ऐसे विलयन में जब हम कोशिका को रखते हैं तो कोशिका की अपेक्षा इस विलयन में जल की मात्रा, जल के अणु अधिक मात्रा में होते हैं। अगर हम अल्प परासरण दाबी विलयन में कोशिका को रखेंगे तो कोशिका फूलने लगेगी अंतः परासरण के कारण, अर्थात पानी के अणु जो हैं वो अंदर की ओर प्रवेश करेंगे या कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। समपरासरण दाबी कोशिका। समपरासरण दाबी कोशिका और विलयन में जल की सांद्रता समान होती है। अगर कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर रखे गए विलयन में जल की सांद्रता समान होती है, ऐसे विलयन को हम समपरासरण दाबी विलयन कहते हैं। यदि कोई कोशिका को समपरासरण दाबी विलयन में रखा जाएगा तो कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अति परासरण दाबी विलयन वह विलयन है जिसमें कोशिका की अपेक्षा कम जल के अणु मौजूद होते हैं। अगर किसी कोशिका को अति परासरण दाबी विलयन में रखा जाएगा तो कोशिका सिकुड़ जाएगी। और ऐसा क्यों होगा बच्चों? ऐसा बहिर्परासरण के कारण होगा, अर्थात जल के अणु कोशिका के अंदर से बाहर की ओर गति करेंगे। प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है। ये कोशिका के तीन मुख्य भाग हैं। नंबर 1 प्लाज्मा झिल्ली, नंबर 2 केंद्रक और नंबर 3 कोशिका द्रव्य। केंद्रक का क्या कार्य है बच्चों? केंद्रक कोशिका का ब्रेन या मस्तिष्क कहलाता है। कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। क्रोमेटिन पदार्थ में डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। क्रोमेटिन धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो केंद्रक में पाई जाती हैं। कोशिका विभाजन के समय ये क्रोमेटिन जाल मोटे मोटे धागों में परिवर्तित हो जाता है, जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र डीएनए के बने होते हैं और डीएनए के एक छोटे सेगमेंट को या खंड को हम जीन कहते हैं। गुणसूत्रों में आनुवंशिक संकेत या गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए के रूप में अगली संतति में जाते हैं। अब हम अंतर्द्रव्यी जालिका के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्द्रव्यी जालिका
एक सेल ऑर्गेनली है, कोशिकांग है। ये दो प्रकार की होती है। पहली रफ या खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका और दूसरी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करती है। ये नलिकाओं का एक जाल होता है अंतर्द्रव्य जालिका, जो कोशिका के अंदर व केंद्रक के कोशिका और केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के कार्य करते हैं। RER यानी कि खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम स्थित होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम में प्रोटीन निर्माण का कार्य होता है। चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिका, जिसे SER कहते हैं, कोशिका के कई कार्यों में सहायक होती है। इसमें वसा और लिपिड जैसे अणुओं को बनाने में सहायता करती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया ATP के रूप में कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे कोशिका का बिजली घर या ऊर्जा संयंत्र भी कहते हैं। प्लास्टिड क्या होते हैं? प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, पहला ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो रंगीन प्लास्टिड्स होते हैं, इनमें किसी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता। क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड्स होते हैं। जिस क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, उपस्थित होता है, उस क्रोमोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्यों सहायक होता है बच्चों? क्योंकि इसमें हरा वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। यहाँ पर आपको प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक अभिक्रिया के रूप में दर्शाया गया है। 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड गैस और 12 अणु जल के क्रिया करके क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बना देते हैं? ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज से हमें क्या मिल जाती है? ऊर्जा। तो ये ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसके साथ ही 6 अणु ऑक्सीजन गैस के बनते हैं जो वायुमंडल में चले जाते हैं। इसके अलावा एक और कोशिकांग है जिसका नाम है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण का क्या कार्य है बच्चों? ये लिपिड, प्रोटीन आदि जैसे पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और उन्हें पैक कर कोशिका की ज़रूरत के अनुसार कोशिका के अंदर बाहर भेज दिए जाते हैं। तो ये स्टोरेज कंपार्टमेंट है कोशिका का। इसमें लिपिड और प्रोटीन जैसे पदार्थों का संचयन होता है और उन्हें पैक करके कोशिका में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज़रूरत के अनुसार भेजा जाता है। लाइसोसोम ये कोशिका का अपशिष्ट निपटान वाला तंत्र कहलाता है। लाइसोसोम क्या कहलाता है बच्चों? अपशिष्ट निपटान वाला तंत्र कहलाता है। लाइसोसोम्स कभी कभी फट जाते हैं। इनके अंदर शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम्स को हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसके अलावा राजधानी पादप कोशिकाओं में राजधानियाँ बड़ी होती हैं और द्रव्य संग्रहित करके कोशिका को कठोरता और स्फीति प्रदान करती हैं। कोशिका के अंदर एक द्रव्य भरा होता है जिसे हम कहते हैं कोशिका द्रव या सेल सैप। तो कोशिका द्रव कोशिका को स्फीति प्रदान करता है और कठोरता प्रदान करता है। इसमें जो द्रव भरा होता है उसमें अमीनो अम्ल, प्रोटीन, शर्करा आदि का संचयन भी होता है। स्वयं को जांचिए। क्वेश्चन नंबर 1, किशमिश और लाल रक्त कोशिका को अल्प परासरणदाबी विलयन में रखने पर उनमें क्या बदलाव होगा और क्यों? किशमिश और लाल रक्त कोशिका को अगर हम अल्प परासरणदाबी विलयन में रखेंगे, अल्प परासरणदाबी विलयन में जल के अणुओं की मात्रा कोशिका से अधिक होती है, तो कोशिका के अंदर पानी प्रवेश करेगा। जल के अणु कोशिका के अंदर रक्त कोशिका और किशमिश के अंदर प्रवेश करेंगे, जिससे किशमिश फूल जाएगी और लाल रक्त कोशिका भी फूल जाएगी। और कभी कभी ये लाल रक्त कोशिका जो है वो अंतःपरासरण के कारण फट सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों, प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी का मुख्य अंतर है
केंद्रक झिल्ली, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। इसके साथ साथ यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली युक्त कोशिकांग भी पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए का पूरा नाम लिखिए। डीएनए का पूरा नाम क्या है बच्चों? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या नाम है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल है, जबकि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। इसका पूरा नाम आपको लिखना है। पादप और जंतु कोशिका का चित्र बनाकर सभी कोशिकांगों को नामांकित कीजिए। ये आप अपनी पाठ्यपुस्तक से कर सकते हैं। जंतु और पादप कोशिका का दोनों का नामांकित चित्र बनाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।